हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 16 है और इसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, आज मेरा गला कुछ खराब सा है, तो आप लोगों को आज मेरी इसी वॉइस में पूरे लेक्चर को सुनना पड़ेगा। तो आई होप कि सभी बच्चे मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्या बात कर रही थी मैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात कर रही थी। तो आपने क्या देखा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, लास्ट चैप्टर के साथ ये हमारा बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। कुछ ही लेक्चर्स हम इस चैप्टर पे करेंगे। क्योंकि ये कम मार्क्स का है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस चैप्टर को स्किप करना है। हमें एंटायर सिलेबस को कवर करना है, चाहे वो ज्यादा मार्क्स कैरी करता हो या कम मार्क्स कैरी करता हो। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो 10, 11, 12, 13 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें हमने डिटेल में केमिस्ट्री को पढ़ा, वो चारों आपके ज्यादा मार्क्स हैं, उनका वेटेज एग्जाम में ज्यादा है। और बाद के जो हमने ये 3 चैप्टर्स पढ़े, जो कि आपके थे पॉलीमर्स, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया, J-अणु जो कि बायोमोलिक्यूल्स था, और आपका ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तीनों चैप्टर्स आपके कम वेटेज के हैं। उन चैप्टर्स की मार्किंग थोड़ी सी भारी है, लेकिन फिर भी ये तीनों चैप्टर्स इतने ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो हमारे पास इतना तो टाइम अभी है कि हम कुछ टाइम निकाल के इन तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाए। ओके, अब बच्चों क्या बात कर रहे थे? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की हम बात कर रहे थे कि हम बोल रहे थे कि कम लेक्चर्स ही हम इस चैप्टर में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। दैनिक जीवन में केमिस्ट्री को समझते हुए चलना है। हमारे जीवन में अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जो रसायन विज्ञान है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो आप अभी तक समझ ही चुके हो। तो जीवन के हर क्षेत्र में जो आपका रसायन है, वो हर क्षेत्र में आपको काम आने वाला है। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल घर की चीजों से। ठीक है, घर में हम क्या क्या चीज यूज में लेते हैं? हम प्लास्टिक यूज में लेते हैं, हम साबुन यूज में लेते हैं, ठीक है, हम कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर यूज में लेते हैं। तो आप देखोगे कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपका प्लास्टिक हो, सोप हो, डिटर्जेंट हो, सब चीज में रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान हमारे पूरे दैनिक जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां काम में नहीं आ रही है। ये तो हुई घर में कुछ वस्तुओं की बात। ठीक है, अगर मैं बात करूं खाने पीने की, तो आप देखोगे कि खाद्य पदार्थों में भी आपकी रसायन विज्ञान अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो आप कपड़े पहनते हो, अगर मैं वस्त्रों में धागों की बात करूं, वस्त्रों में मैं फाइबर्स की बात करूं, नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, पॉलीमर्स में आपने पढ़ा, तो इस क्षेत्र में भी केमिस्ट्री का बखूबी योगदान है। यहाँ भी रसायन विज्ञान लगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पे रसायन विज्ञान नहीं लगेगी? तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। इवन मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाया कि आपकी बॉडी में भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में सारी केमिस्ट्री इंक्लूडेड है। तो कोई भी फील्ड हमारा ऐसा नहीं छूटा है जहां पर हम केमिस्ट्री को काम में नहीं ले रहे हैं। तो रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में क्या योगदान है, वो आप बखूबी समझ चुके हो। अब मैं क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी दैनिक जीवन में रसायन, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स बता दिए। अब इस चैप्टर में दैनिक जीवन में रसायन को हम 3 क्षेत्रों में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स में मैं आपको यहां पर इस केमिस्ट्री को पढ़ाऊंगी। तो पहले एक अपने माइंड में एक माइंड मैप आप रखिए कि कहां पर ये दैनिक जीवन में रसायन काम आने वाली है। तो 3 क्षेत्रों में काम आएगी। पहला औषध, दूसरा खाद्य पदार्थ, आपके परिमार्जक। ठीक है, तीनों क्षेत्र आपके ऐसे हैं जिसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन और आपकी नॉर्मल केमिस्ट्री भी यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, तो जो आज का पहला लेक्चर है, जो हम कुछ महत्वपूर्ण रसायनों को हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला लेक्चर है ना, वो मैं बात करूंगी औषध तथा उनका वर्गीकरण पे। ठीक है, अब औषध वर्ड का मतलब होता है औषधि। इंग्लिश में बात करूं तो मेडिसिन। मेडिसिन माने सर दर्द हुआ, खांसी हुई,
हाथ पैरों में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मेडिसिन चाहे कोई टैबलेट के फॉर्म में हो, चाहे कोई सिरप के फॉर्म में हो, हम किसी ना किसी फॉर्म में उसको यूज में लेते हैं। तो औषध का मतलब होता है मेडिसिन, और मेडिसिन मतलब आपकी बायोलॉजी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेडिसिन को बनाने के लिए क्या यूज में लिया गया? मेडिसिन को बनाने के लिए केमिकल यूज में लिया गया, और केमिकल्स को हम किस में पढ़ते हैं? केमिकल्स को हम केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में एक एक मुद्दा हम क्लियर करते हुए चलेंगे, लेकिन मैं किस सीक्वेंस में चलूंगी वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लास्ट तीनों चैप्टर्स हैं बच्चों को काफी बोरिंग लगते हैं, लेकिन हम उनको बोरिंग वे में नहीं पढ़ेंगे। मैं हमेशा बात करती हूँ कि हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी वे में बात करेंगे, ताकि सारे कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से क्लियर हो। तो इस पूरे चैप्टर को हम 3 कैटेगरी में डिविजन करके पढ़ेंगे। एक हुआ औषध, एक हुआ खाद्य पदार्थ, और तीसरे हुए परिमार्जक। ठीक है, माइंड मैप इसका ध्यान रखना है कि इसी फ्लो में मैं चलूंगी, और इसी फ्लो में हम इस चैप्टर को 3 to 4 लेक्चर्स में, मैक्सिमम 5 भी जा सकते हैं, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं औषध तथा उनका वर्गीकरण। ठीक है, औषध मतलब मेडिसिन, मेडिसिन और उनका वर्गीकरण। अब बच्चों, रसायन की जिस शाखा में, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम मेडिसिन की स्टडी करते हैं उसको हम औषध रसायन कहते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले औषध केमिस्ट्री की डेफिनेशन। क्या बोला मैंने? रसायन विज्ञान के जिस क्षेत्र में हम औषधि का अध्ययन करते हैं उसे हम औषध रसायन या फिर हम उसको मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? औषध रसायन, या फिर हम उसको मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं जब हम पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ औषधियों की, मेडिसिन की, दवाइयों की बात करते हैं। ठीक है, अब औषधि एक्चुअल में होती क्या है? ठीक है, औषधि मैंने आपको बोला मेडिसिन होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ न कुछ आणविक द्रव्यमान होता होगा, कुछ न कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, तभी हमने उसको औषधि बोला। तो औषधि को औषधि क्यों बोला ये जानते हैं। तो देखिएगा, औषध को औषध क्यों कहा, हमने औषध को औषध क्यों कहा, वो इसके इन गुणों के कारण कहा। देखिए, जो आपकी औषध होती है ना, उनका आणविक द्रव्यमान बहुत कम होता है। क्या बोला मैंने? जो हमारी औषधियां हैं उनका आणविक द्रव्यमान बहुत कम होता है। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं, अगर मैं कुछ भी उसके एटॉमिक मासेस की बात करूं, आणविक द्रव्यमान मतलब हुआ उसके मॉलिक्यूलर मासेस की बात करूं, तो औषधियां जो होती है उनका जो आणविक द्रव्यमान है, मॉलिक्यूलर मास है, वो बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब कितना कम होगा? वो होगा 100 से 500 यू, मतलब यू मतलब होती है आपकी यूनिट। तो औषधि का जो आपका आणविक द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा क्या है? कम है। दूसरा, यह मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर मतलब हुआ आपके बृहत आणविक लक्षणों के अन्योन क्रिया से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न हुई? बृहत
आणविक लक्षणों के मैक्रोमोलिक्यूलर प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है इसलिए इसको मैक्रोमोलिक्यूलर बोला। मैक्रोमोलिक्यूलर जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके अन्योन क्रिया के लक्षणों के द्वारा यही औषधि आपकी उत्पन्न होती है। अब आप क्या देखते हो कि औषधि को हमने औषधि क्यों कहा? क्योंकि वो हमारे शरीर में जाकर हमारे कोई भी रोग को, किसी भी पीड़ा को कम करने का काम करती है। तो आपने देखा है कि हर मेडिसिन को हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेते हैं। डॉक्टर जितने डोज बोलता है कि दिन में लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, खाने से पहले लेना है, उसी के हिसाब से हम हर मेडिसिन को लेते हैं। तो बच्चों, अगर आपने इसको संयंत्रित मात्रा में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लिया तो ये आपके रोग को ठीक करती है। लेकिन अगर आपने इसको संयंत्रित मात्रा में नहीं लिया तो संयंत्रित मात्रा में कोई भी मेडिसिन होती है ना, वो आपके लिए पॉइजन का काम करती है, विष का काम करती है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी भी मेडिसिन को हमने संयंत्रित मात्रा में लिया, ठीक है, दो चीजें हैं, संयंत्रित मात्रा और दूसरी होती है असंयंत्रित मात्रा। ठीक है, तो मेडिसिन को अगर संयंत्रित मात्रा में लोगे और असंयंत्रित मात्रा में लोगे तो क्या क्या इफेक्ट आएगा? अगर किसी मेडिसिन को आपने संयंत्रित मात्रा में लिया है तो वो मेडिसिन आपका औषधि का काम करती है। किसका? औषधि का। और अगर मात्रा आपने असंयंत्रित कर दी तो असंयंत्रित मात्रा में कोई भी औषधि आपका किसका काम करती है? वो आपका विष का काम करती है। इतना क्लियर है? संयंत्रित मात्रा में वो औषधि है, अगर मात्रा असंयंत्रित हो गई तो वो किसका काम करेगी? वो आपका विष का काम करेगी। और इस रसायन चिकित्सा को हम जो औषधियों के क्षेत्र में पढ़ते हैं इसको हम चिकित्सा रसायन भी कहते हैं। तो रासायनिक का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सक रसायन कहलाता है। तो एक और डेफिनेशन हमें यहां पर मिली, रसायन का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सक रसायन कहलाता है। क्लियर? तो यहां पर कुछ बेसिक चीजें हमने औषधियों के बारे में पढ़ी। पहली चीज तो रसायन का उपयोग अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में करेंगे तो उसको हम चिकित्सा रसायन कहेंगे। औषधि क्या होती है? औषधि आपकी वो जैव अणु हैं, वो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें आप ये देखोगे कि जिनका आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास जो है वो बहुत कम है, 100 से 500 यूनिट तक का है। ये बनती कैसे हैं? ये आपके बृहत आणविक मैक्रोमोलिक्यूलर इंटरैक्शन से, उनकी अन्योन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अणु हैं। और इसको हम हमारे शरीर में कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा को ठीक करने के लिए काम में लेते हैं। सही मात्रा में लिया तो औषधि औषधि का काम करेगी, अगर अनियंत्रित असंयंत्रित मात्रा हो गई तो वो विष का काम करेगी। इसलिए हमें हर मेडिसिन को हमें कैसे लेना होता है? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना होता है। क्लियर? तो ये तो चर्चा हुई औषधियों की। बात करते हैं औषधियों के वर्गीकरण की। तो आप देखोगे कि जो औषधियों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से यहां पर किया गया है। ठीक है, पहली आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री कौन सी होती है? भेषजगु अणु विज्ञानीय। क्या नाम है? भेषजग अणु विज्ञानीय। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो फार्माटिकल या फार्मालॉजिकल, जो भी आप टर्म यूज करते हो, फार्मा, वो आपकी पहला बेसिस है मेडिसिन को डिस्क्राइब करने का। क्या है पहला मेथड? भेषजग अणु विज्ञानीय, मतलब फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर कोई भी मेडिसिन है उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, उसके बेसिस पर मेडिसिन का क्लासिफिकेशन है। दूसरा, औषध के प्रभाव पर आधारित, कि कोई भी औषधि कैसा प्रभाव डालेगी वो उसके प्रभाव पे आधारित हुआ। तीसरा, रासायनिक संरचना के आधार पर, मतलब
कोई भी मेडिसिन आपको दी है उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी रासायनिक संरचना कैसी है, उसके आधार पर मेडिसिन का क्लासिफिकेशन होता है। एंड द लास्ट वन, लक्ष्य अणुओं पर आधारित। लक्ष्य अणु मतलब कि कोई भी मेडिसिन है उसका लक्ष्य क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसके अणुओं पे आधारित। इसका मतलब जो टारगेट आइटम्स हैं वो कौन से हैं। तो मेडिसिन को, औषधि को हमने कितनी कैटेगरीज में बांटा? औषधियों को हमने 4 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया, 4 कैटेगरीज में हमने उनका विभाजन किया। वो विभाजन क्या था? पहला हुआ भेषजग अणु या भेषजगुण विज्ञानीय, मतलब फार्मालॉजिकल इफेक्ट। फार्मालॉजिकल इफेक्ट के बाद औषध के प्रभाव, तीसरा उनकी रासायनिक संरचना, चौथा उनका लक्ष्य अणुओं पर आधारित। ठीक है, अब पहला क्या है? भेषज गुण विज्ञानीय। भेषज गुण विज्ञानीय फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के हिसाब से मेडिसिन का क्या क्लासिफिकेशन है। अब बच्चों पहला इफेक्ट हम क्या बोल रहे हैं? भेषज गुण विज्ञानीय मतलब फार्माकोलॉजिकल। प्रभाव। अब फार्माकोलॉजिकल प्रभाव क्या होता है किसी भी मेडिसिन का? सिंपल सी बात है, देखो क्या होता है कि कभी भी आपको फीवर होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, तो आप क्या करते हो? फिजिशियन को जाके कंसल्ट करते हो। हम जिस डॉक्टर को दिखाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उस डॉक्टर को हम फिजिशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिशियन कहते हैं। अब जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो फिजिशियन हमें जो भी तकलीफ होती है उसके हिसाब से हमें दवाइयां देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी बीमारी किसी बैक्टीरिया, फंगई, जर्म्स इनकी वजह से हुई है तो डॉक्टर हमें क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? डॉक्टर हमें कहते हैं कि हमको एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। क्या लेने चाहिए? एंटीबायोटिक। अब वो एंटीबायोटिक क्या करते हैं? हमारी बॉडी में अगर कोई भी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुई है तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई चोट लग जाती है या कोई हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर हमें क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये डॉक्टर्स, कोई भी फिजिशियंस हमको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आप देखोगे कि इन दोनों वर्ड्स के आगे मैंने एंटी लिखा है। एंटी का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। ठीक है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट। अब ये एंटी वर्ड क्या काम करता है? मैंने बोला एंटीसेप्टिक लगा दो तो जो भी आपको सेप्टिक हुआ है, घाव हुआ है, ये उसको कम कर देगा। मैंने बोला एंटीबायोटिक ले लो तो बायोटिक का मतलब हुआ कि जो भी बैक्टीरिया या बायोलॉजिकल कोई भी चीज आपकी बॉडी में ग्रो कर रही है तो ये उसको रोकने का काम करेगा। तो एंटी का मतलब है ये उसके रोकथाम के लिए काम में लिए जाते हैं। तो बच्चों फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है कि हमें कोई भी डिजीज हुई तो हमने किसी फिजिशियन को, किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया और उस बीमारी के लिए डॉक्टर ने हमें कोई औषधि दी तो उसका पहला प्रभाव होता है उसका भेषज गुण विज्ञानीय, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, दूसरा होता है औषध के प्रभाव पर आधारित। औषध के प्रभाव का क्या मतलब है कि आप देखेंगे किसी प्रकार के जैव रासायनिक प्रभाव पर कोई विशेष औषध प्रभाव डालती है। क्या बोला मैंने? कि अगर कोई किसी विशेष प्रकार का, आप देखोगे कोई विशेष प्रकार का अगर जैव रासायनिक प्रभाव है तो कोई पर्टिकुलर औषधि होगी जो उस पर इफेक्ट डालेगी। जैसे कि मैं बात करती हूं यहाँ पे एंटीहिस्टामिन्स की। एंटीहिस्टामिन। अब बच्चों ये एंटीहिस्टामिन है ना, ये क्या काम करते हैं? ये आपके शरीर में शोथ को उत्पन्न होने से रोकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन मतलब जो आपकी बॉडी में हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करे। अब
अगर आपको कोई भी तकलीफ हुई, आप फिजिशियन के पास गए, तो क्या वो आपको सीधा ही एंटीहिस्टामिन दे देंगे? क्या एंटीहिस्टामिन नहीं देंगे। अगर आपको फीवर है तो वो आपको एंटीबायोटिक देंगे, अगर आपको कोई घाव हुआ है तो वो आपको एंटीसेप्टिक देंगे। अब एंटीहिस्टामिन का मतलब है ये औषध के प्रभाव पर आधारित है। प्रभाव का मतलब ये होता है कि ये औषधि सिर्फ उसी पे इफेक्टिव होगी जिस डिजीज के लिए वो बनी है। ठीक है। हिस्टामिन मतलब, एंटीहिस्टामिन मतलब हिस्टामिन को रोकना, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले शोथ को रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन का हम प्रयोग करते हैं। तो औषधि के प्रभाव में मतलब जो औषधि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेसिफिक बनी है उसके बेसिस पे भी हमारे पास में अलग अलग तरह की औषधियां हैं। तो ये था आपका दूसरा क्लासिफिकेशन। तीसरा है रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना मतलब कोई भी औषधि है उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। रासायनिक संरचना के आधार पर क्या मतलब हुआ? यह औषधियां इनमें विशेष रासायनिक संरचना होती है। क्या होती है? इनकी एक विशेष रासायनिक संरचना होती है। इसे हम भेषज जगणु विज्ञानी, मतलब हम इसको फार्माकोलॉजिकल फील्ड में भी काम में लेते हैं। उदाहरण सल्फोनेमाइड, नाम होगा इसका पूरा बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक कि औषधियों का हमने वर्गीकरण किया रासायनिक संरचना के आधार पर। तो बेंजीन सल्फोनेमाइड जो अपना इफेक्ट दिखाता है, ये औषधि जब अपना काम करती है तो ये अपनी संरचना के आधार पर करती है। इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि कैसे होगा, आप देखोगे कि ये जो आपकी बेंजीन की रिंग है, इसके एक साइड NH2 होता है, एक साइड आपका S डबल बॉन्ड O NHR होता है। ठीक है। तो सल्फोनेमाइड जो होता है उसकी एक विशेष संरचना होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं में संरचना के आधार पर ये तीसरा वर्गीकरण है जो औषधियों का किया हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे वर्गीकरण की तरफ। चौथा वर्गीकरण है लक्ष्य अणुओं पर आधारित। लक्ष्य अणुओं का मतलब होता है टारगेट एटम्स। टारगेट एटम्स मतलब ये बच्चों कैसे काम करेगा, जब इसको अपना टारगेट मिलेगा तभी ये काम करेगा। ठीक है। लक्ष्य अणु को हम यहां पर लक्ष्य औषध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लक्ष्य औषध भी इसे हम कहते हैं। अब ये लक्ष्य औषध आपकी कैसे काम करती है? ये काम करती है आपके प्रोटीन के केस में, लिपिड्स के केस में, अमीनो एसिड्स के केस में। क्योंकि ये सारी चीजें तभी काम करती है जब इनको कोई टारगेट मिलता है, उस टारगेट पे जाके ये एक्ट करती हैं और वहां पर ये अपनी प्रतिक्रिया को शुरू करती है। और इनको करने के लिए बहुत सारी अन्योन क्रियाएं होती है और उन अन्योन क्रियाओं के लक्षण से ही ये औषधियां आपकी काम करती है। तो प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, लिपिड हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ये सारे आपके लक्ष्य अणुओं पर आधारित है। तो मैंने आपको यहां बताया कि औषधियों को हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। पहला उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, जिसको हमने बोला भज गुण, हमने उसको भज गुण विज्ञानीय अनुक्रिया बोला। सेकंड मैंने आपको बताया कि औषधि जो होगी, पर्टिकुलर औषधि किस चीज के लिए है, उसमें हमने हिस्टामिन को पढ़ा। तीसरा उनकी रासायनिक संरचना, जो हमने बेंजीन सल्फोनेमाइड का उदाहरण देखा। और चौथा उसका
लक्ष्य अणु पर आधारित कि उसका जो मॉलिक्यूलर टारगेट है, एटॉमिक टारगेट है, वो कैसा है। तो उसमें हम प्रोटीन्स और इन सब चीजों की, लिपिड्स की चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन हुआ आपका औषधियों का। आगे बढ़ते हैं हम कि कोई भी औषधि जो होती है वो कैसे काम करती है। मतलब मेडिसिन जो भी है उसकी जो टारगेट मैकेनिज्म होता है तो वो कैसे होता है, उसको हम कहते हैं औषध लक्ष्य अन्योन क्रिया। आपके शरीर में अगर कोई भी बीमारी आपको हुई, आपने कोई भी मेडिसिन खाई, वो मेडिसिन अपने टारगेट पे जाके कैसे काम करती है उसको हम बोलते हैं औषध लक्ष्य अन्योन क्रिया। मतलब आपका पूरा मेडिसिन का मॉलिक्यूलर टारगेट मैकेनिज्म। ओके, तो देखते हैं कि ये जो अन्योन क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो बच्चों हम देखेंगे आपकी औषध लक्ष्य अन्योन क्रिया आपकी कैसे पूर्ण होती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो जैव बृहद अणु है, जैव बृहद अणु, वह अनेक अभिक्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं? जैव बृहद अणु हमारी शरीर में अनेक अभिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो अनेक अभिक्रियाएं जब ये हमारे शरीर में करते हैं तो जो जैव अणु आपके, जो जैव बृहद अणु आपका उत्प्रेरक का काम करते हैं, उनको हम, उन प्रोटीन्स को हम एंजाइम कहते हैं। तो पहली परिभाषा क्या हुई आपके पास यहाँ पर? जो अणु, जो प्रोटीन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जो संदेशवाहक का काम करते हैं, संदेशवाहक का काम होते हैं जो मैसेजेस लेके जाने का काम करते हैं, उन प्रोटीन्स को हम ग्राही कहते हैं। जो संदेशवाहक का काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो ग्राही कहलाएंगे। ठीक है, तीसरा, जो आनुवांशिक सूचना रखेंगे, जो आनुवांशिक सूचना रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और जो अन्योन क्रिया की संरचना में हिस्सेदार है, वह क्या कहलाते हैं? जो अन्योन क्रिया की संरचना में हिस्सेदार है वह लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इतना क्लियर बच्चों? तो जैव बृहद अणु आपके शरीर में बहुत सारी अभिक्रिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो प्रोटीन उत्प्रेरक का काम करेंगे उनको हम एंजाइम बोलेंगे, जो संदेशवाहक का काम करेंगे उनको हम ग्राही बोलेंगे, जो आनुवांशिक सूचना को रखेंगे उनको हम न्यूक्लिक अम्ल कहेंगे, और जो अन्योन क्रिया की संरचना के लिए जरूरी है उनको हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड कहेंगे। अब जब औषध लक्ष्य अन्योन क्रिया आपकी होती है तो वो दो प्रकार से होती है। ठीक है, पहला, एंजाइम औषध लक्ष्य की तरह काम करे, मेडिसिनल टारगेट की तरह काम करे। दूसरा, वो ग्राही औषध लक्ष्य की तरह काम करे। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाने वाला, दूसरा संदेशवाहक के रूप में काम लिया जाने वाला। तो एक बार औषध एंजाइम औषध की तरह काम करे और दूसरा आपकी ग्राही औषध की तरह काम करे। तो पहले समझेंगे कि एंजाइम जब औषध की तरह काम करता है तो वो कार्य कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, एंजाइम आपका जब औषध लक्ष्य की तरह काम करेगा जब वह औषध लक्ष्य की तरह काम करेगा
ठीक है, तो वो दो तरीके से काम करेगा। वो दो तरीके क्या है कि वो जो आपका टारगेट है ना, जो आपका टारगेट है उसको वो थामे रखने का काम करेगा। जब आप उसके ऊपर मॉलिक्यूलर रिएक्शन करवाओगे, अटैक करवाओगे, तो एक चीज तो वो क्या करता है, उसको थामे रखने का काम करता है, और दूसरा क्या करता है कि जब वो टारगेट अटैक कर लेता है तो वहां पर वो उसको प्राकृतिक समूह बनाने का काम करता है। मतलब कि वो आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करे, ये वह देखता है। तो दो काम है इसके, एक तो प्राकृतिक समूह को बनाए रखना, और दूसरा आपने जो टारगेट पे आपने अटैक करवाया है उसको थामे रखने का काम करेगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी जब मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पर शो करूंगी। देखो, एंजाइम जो है वो औषध लक्ष्य की तरह कैसे काम करेगा। पहला काम करता है वो उत्प्रेरक की तरह, मतलब जो थामे रखने का काम है, और दूसरा औषध और लक्ष्य की, एंजाइम की बीच में अन्योन क्रिया होती है, उसके हिसाब से वो काम करता है। तो पहला डायग्राम आपको यहाँ पर शोन है, ठीक है। देखो, यहाँ पर एक डायग्राम आपको क्लियर है। अब यहाँ पर इस पूरे सबस्ट्रेट में आप ये जो जगह देख रहे हो ना, जो जगह खाली है, ये आपकी जो खाली जगह है इसको हम कहते हैं, इस खाली जगह को हम कहते हैं सक्रिय सतह। ये जो यहाँ पे खाली जगह आपको बच्चों दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सक्रिय सतह, ठीक है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव साइट। क्या होती है सक्रिय सतह? क्या होती है सक्रिय सतह? होती है आपकी एक्टिव साइट, ठीक है। ये कौन है? ये क्रियाधर है। अब मैंने बोला क्रियाधर दो तरीके से काम करेगा, एक तो पहला वो एंजाइम की तरह काम करेगा, और दूसरा वो उत्प्रेरक की तरह अन्योन क्रिया करेगा। तो ये कौन है? ये जो पिंक कलर से बना हुआ है ये आपका क्रियाधर है, ठीक है। अब पहला, जब इसको ये खाली जगह दिखी, ये एक्टिव साइट दिखी, तो ये क्रियाधर क्या करेगा? ये क्रियाधर यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा इस एक्टिव साइट पे। अब इस सबस्ट्रेट का काम क्या है? इस सबस्ट्रेट का काम है इसको थामे रखना, इसको होल्ड करके रखना। तो देखो, ये सबस्ट्रेट में फिट हो गया, ये क्रियाधर यहाँ पर फिट हो गया। तो इस सतह का क्या काम है? क्रियाधर को थामे रखना। ये क्या कर रहा है? जैसे ही इस एक्टिव साइट पे, सक्रिय सतह पे इसने अटैक किया, इस क्रियाधर ने जैसे ही अटैक किया, इस सक्रिय सतह का क्या काम है? इसको होल्ड करके रखना, इसको पकड़ के रखना। अब जब ये क्रियाधर इसको थामे रखेगी ना, तो यहां पर बहुत सारे फोर्सेस काम करेंगे। आपने सुना है हाइड्रोजन आबंध, आपने सुना है वेंडरवॉल फोर्स, आपने सुना है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको हम द्विध्रुवीय हम उसको आकर्षण कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो जब ये क्रियाधर इसको थामे रखेगा, तो यहां पर इन सारे फोर्सेस में से कोई भी फोर्स होगा, कोई भी इंटरेक्शन होगा जो इनको होल्ड करने का काम करेगा। सिंपल सी बात है, जैसे ही क्रियाधर को कोई एक्टिव साइट मिली, उस एक्टिव साइट पे जाके उसने अटैक किया, अटैक करने के बाद ये क्रियाधर क्या करेगा? इसको होल्ड करने का काम कर रहा है। होल्ड करने के लिए उसको कौन कौन से फोर्सेस चाहिए? या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या वेंडरवॉल फोर्स होगा। अब हम देख रहे हैं एंजाइम का उत्प्रेरक कार्य। अब औषध एंजाइम की अन्योन क्रिया होती कैसे है, ठीक है। एक और डायग्राम आपको दिया है, ध्यान से समझना इसको। ये आपका एंजाइम है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे जगह बनाई है, ये आपकी होती है सक्रिय सतह। क्या बोलते हैं इसको? सक्रिय सतह, ठीक है। जो पिंक वाला है वो आपका यहां पर क्रियाधर है। ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला है, ये आपका औषध है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया कि एंजाइम कैसे काम करेगा। एंजाइम जो क्रियाधर होगा, क्रियाधर एंजाइम पे सीधा अटैक करेगा और वो उसको किसी ना किसी फोर्सेस से बाउंड कर देगा। अब
दूसरा है कि औषध और एंजाइम के बीच में जो क्रिया होती है, अन्योन क्रिया होती कैसे। तो देखो, इस एंजाइम के पास में सबस्ट्रेट में सक्रिय आपको सतह दिख रही है, ये औषध है, ये क्रियाधर है। जैसे ही औषध ने इस पे अटैक किया, ठीक है, अब आपको पता है कि पहली वाली एक्टिविटी में मैंने आपको बताया कि जैसे ही क्रियाधर उस पे अटैक करता है तो क्रियाधर क्या देखता है, क्रियाधर ये देखता है कि एंजाइम के पास ताकत है उसको थामे रखने की। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि औषध जो है वो इस क्रियाधर की क्रियाविधि में अवरोध कर रही है। अवरोध मतलब क्या कर रही है, ये इसको अपोज कर रही है, ठीक है। अवरोध करना मतलब ये औषधि खुद होके जाके यहाँ पर फिट होना चाहती है और ये क्या चाहती है कि ये जो क्रियाधर है इस क्रियाधारक को फिट नहीं होने दे रही। तो अगर ये इस क्रियाधारक को फिट नहीं होने दे रही है तो हम बोलेंगे कि ये यहाँ पर सतह पर अवरोध कर रही है, ये इस चीज का विरोध कर रही है। तो विरोध करने के हिसाब से हम देखेंगे कि ये क्या हुए आपके, ये आपके संकदक हुए, लेकिन कौन से, स्पर्धी संकदक हुए। स्पर्धी संकदक का मतलब होता है कि ये आपके इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम एक स्पेशल नाम देंगे, स्पर्धी संकदक। मतलब ये हो गए आपके इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स है क्योंकि अवरोध डाल रहे हैं और इनको हम स्पर्धी संकदक का मतलब ये इससे कंपटीशन कर रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बोलेंगे। जाना क्या चाहिए, क्रियाधारक को यहाँ पर जाके सबस्ट्रेट में फिट होना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है, औषधि इस काम में अवरोध डाल रही है, रुकावट डाल रही है। रुकावट डालना मतलब होता है इनहिबिट करना, उस क्रियाधारक के साथ कंपटीशन कर रही है, इसलिए हमने इनको क्या बोला, इनको हमने स्पर्धी संगतक कहा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहा। तो ऐसे आपका एंजाइम और औषध के बीच में अन्योन क्रिया होती है। अब क्या होता है बच्चों, औषध एंजाइम अभिक्रिया के बाद दूसरी होती है आपकी जब ग्राही औषध लक्ष्य की तरह काम करे। तो मैंने बोला आपको ग्राही कौन होते हैं, यह वह प्रोटीन है जो संदेश वाहक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, यह वह प्रोटीन है जो संदेश वाहक का काम करते हैं। तो अब जो होगा वो औषध लक्ष्य किसकी तरह काम करेगा, वो ग्राही औषध की तरह काम करेगा, क्योंकि ग्राही औषध का मतलब ही यही है कि सारे मैसेजेस जो हैं उनको लेके जाना। तो यहाँ पर ये ग्राही औषध की तरह कैसे काम करेगा, यह आपका शरीर में आपकी दो कौशिक तंत्राओं के बीच में काम करता है। दो कौशिक तंत्राओं के बीच में संदेश वाहक का काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम है ग्राही औषध, तो ये हमेशा दो कौशिक तंत्राओं के बीच में एक संदेश वाहक की तरह काम करेगा और हमेशा इसकी जो एक्टिव साइट होगी वो आपको बाहर की तरफ खुली हुई मिलेगी। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये है आपका ग्राही औषध। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्योंकि ये प्रोटीन से मिलके बना है, ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देखोगे कि ये वाला जो इसका भाग है ये है आपका कौशिक कला का छोटा सा भाग। जो मैंने बोला कि यह भाग संदेश को लेने के लिए बाहर की तरफ निकला होता है, तो ये जो भाग निकला हुआ है यहाँ पर ये आपका है कौशिक कला का छोटा सा भाग, ठीक है, जो बाहर निकला हुआ है। अब ये जो पूरा व्हाइट कलर का बना हुआ है ये है आपका ग्राही प्रोटीन। ये क्या है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेती हूँ यहाँ पर ताकि क्लियर हो चीजें। ये येलो वाला भाग क्या है, ये है आपका ग्राही प्रोटीन, ठीक है। इस ग्राही प्रोटीन के अलावा आप इसमें देखोगे कि ये जो छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं ये आपकी कोशिका की बाहरी सतह है। क्या है, कोशिका की बाहरी सतह। और ग्राही की बंधनी सतह कौन सी है, जहां पर वो मॉलिक्यूलर टारगेट जाके अटैक करेगा। क्योंकि ये ग्राही प्रोटीन है तो ये है आपकी ग्राही की बंधनीय सतह, ठीक है। और जो कोशिका है ये उनका ऊपर वाला बाहरी सतह है
और यहाँ जो ये नीचे बना हुआ है ये वाले सर्कल्स, ये आपके कोशिका का भीतरी भाग है। अब देखो आपका कि ग्राही औषध लक्ष्य की तरह कैसे काम करता है, आपने ग्राही प्रोटीन होता कैसे है ये तो देख लिया। अब जब इसका मैकेनिज्म होता है तो देखो कैसे होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। ये आपका कोशिका का भीतरी भाग है, ये आपका ग्राही भाग है। यहाँ पर जो भी संदेश वाहक होगा वो संदेश लेके जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो लाइंस बनी हुई है ये पूरा संदेश का चिन्ह है। तो पहले हम इसको देखते हैं, कोशिका के भीतरी भाग को। ये पहला स्ट्रक्चर आपका क्या है, क वाला, कोशिका का भीतरी भाग। ठीक है, इस कोशिका के भीतरी भाग में मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपका ग्राही प्रोटीन है इसका नाम क्या है, ग्राही प्रोटीन। इस ग्राही प्रोटीन में ये जो यहां बनी हुई है ना, ये इसकी बंधनी सतह है, मतलब अटैक यहां पर आके होगा। तो ये कौन सी सतह हुई, बंधनी सतह। ठीक है, और ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ये आपकी कोशिक कला की बाहरी सतह है। ठीक है, ये जो बना हुआ है येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, ये आपका रासायनिक संदेशवाहक है, मतलब मैसेज ले जाने का काम इसका है, रासायनिक संदेशवाहक। ठीक है, अब जैसे ही इसने बंधनी सतह पर आकर अटैक किया, ये देखो यहां पर ये आपको जो दिखा रखा है ये आपके संदेश है, ये सब क्या है, ये संदेश है। जैसे ही इसने इस पे जाके अटैक किया, ये क्या करेगा, या तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा या क्या करेगा, इस ओरिजिनल के ही जैसा ये अपने आप को कॉपी बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ग्राही प्रोटीन होते हैं जो संदेशवाहक का काम करते हैं। अब ये जब इस बंधनी सतह पर आया तो ये दो तरीके के काम करेगा। देखो, या तो क्या करेगा, ये विरोध करेगा या फिर क्या करेगा, नकल करेगा। जब ये मैसेज लेके संदेशवाहक आया तो या तो ये क्या करेगा, ये इसको इससे कंबाइन नहीं होने देगा बंधनी सतह पर, ये क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, या फिर क्या करेगा, उसके सक्रिय कार्य जैसी नकल करेगा जैसा ओरिजिनल कार्य करता है। तो अगर वो उसकी नकल करता है तो हम बोलेंगे इसका नाम हुआ एगोनिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, अगर वो उसकी नकल करेगा तो उसको हम कहेंगे एगोनिस्ट। तो ग्राही औषध लक्ष्य की तरह आपका औषध इस तरीके से काम करता है और एंजाइम की तरह कैसे काम करता है वो मैंने आपको अभी बताया। तो औषधियां मुख्य रूप से आपकी दो तरीके से यहाँ पर काम करेंगी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर ये था हमारा कुछ रासायनिक महत्वपूर्ण चीजें हमारे दैनिक जीवन में का पहला लेक्चर, जिसमें हमने औषध और उनका वर्गीकरण देखा। औषधियों का वर्गीकरण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें और भी वर्गीकरणों में इसको संभाजित करते हुए पढ़ना है। तो आई होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे नए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।